डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू वाइब्रेशन। तो सबसे पहले देखते हैं वाइब्रेशन की डेफिनेशन। व्हेन एनी इलास्टिक बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन बाय द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस and then released, it commences cyclic motion. Such cyclic motion of a body or a system due to elastic deformation under the action of external forces is known as vibration. यानी जब भी कोई इलास्टिक बॉडी जैसे कि स्प्रिंग, बीम या शाफ्ट पर एक्सटर्नल फोर्स लगने की वजह से वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी कि मीन पोजीशन से डिस्प्लेस हो रही है और उसके बाद जब उसे रिलीज किया जाता है तो उसमें साइक्लिक मोशन होती है। साइक्लिक मोशन यानी रिपीटेड मोशन होती है। तो एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से होने वाले इलास्टिक डिफॉर्मेशन से बॉडी या सिस्टम में जो साइक्लिक मोशन हो रही है उसे हम बोलेंगे वाइब्रेशन। ठीक है, अभी देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ वाइब्रेटरी सिस्टम। तो वाइब्रेटरी सिस्टम के मेन तीन एलिमेंट्स हैं, स्प्रिंग, मास और डैम्पर। ठीक है, अभी देखिए वाइब्रेटरी सिस्टम में क्या होता है, तो एनर्जी का एक्सचेंज होता है। ठीक है, ये जो मास है उसमें एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है, वो होता है 1/2 mv²। ठीक है, मैंने यहां पर क्या लिखा है 1/2 mx²। तो देखिए यहां पर v की जगह x डॉट क्यों लिखा है वो मैं बताता हूं। सपोज x डिस्प्लेसमेंट है, उसका विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी। तो ये dx/dt ये क्या हो जाएगा v। अभी देखिए dx/dt को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना हो तो हम x डॉट भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी x डॉट क्या है, वेलोसिटी। ठीक है, और दूसरा अगर इसका विथ रिस्पेक्ट टू टाइम फिर से डेरिवेशन किया जाए तो ये क्या हो जाएगा d²x/dt²। ठीक है, और हमें क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। इसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, x डबल डॉट। ठीक है, तो आगे जैसे वाइब्रेशन के दूसरे लेक्चर्स आएंगे उसमें आपको ये सिंबल देखने को मिलेगा x डॉट और x डबल डॉट। तो वो दूसरा कुछ नहीं है, क्या है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। यानी कि यहां पर मैंने क्या लिखा है 1/2 mx²। m यहां पर मास है और x डॉट क्या है, वेलोसिटी। ठीक है, अभी दूसरा देखते हैं। स्प्रिंग में एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती है जो कि इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी के फॉर्म में होता है। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/2 kx²। यहां पर k क्या है, स्प्रिंग स्टिफनेस, और x क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और ये जो डैम्पर है उसमें एनर्जी ग्रेजुअली डिसिपेट होती है। ठीक है, यानी कि रिलीज होती है धीरे धीरे। ठीक है, अभी देखिए कि वाइब्रेटरी सिस्टम में होता क्या है, जब भी एनर्जी वाइब्रेटरी सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स लगने की वजह से एंटर होती है तो वहां पर एक्सटर्नल एक्साइटेशन होता है। इस एक्सटर्नल एक्साइटेशन की वजह से ये जो मास है वो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस होता है और दो एक्सट्रीम पॉइंट्स के बीच में ओसिलेट होना स्टार्ट कर देता है। ये जो ओसिलेशन है वो क्या है, वाइब्रेशन। ठीक है, जब ये होता है तो क्या होता है, ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ये पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और ये चीज रिपीटेडली कंटिन्यू रहती है, यानी कि वहां पर साइक्लिक मोशन हो रही है, यानी कि यहां पर क्या होगा, वाइब्रेशन होगा। ठीक है, अभी अगर हम डैम्पर को यहां पर लगा दे तो यहां पर डैम्पिंग इफेक्ट लगेगी, यानी कि क्या होगा, हर एक साइकिल में एनर्जी धीरे धीरे ग्रेजुअली डिसिपेट होना स्टार्ट हो जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये मास जो है वो अपने पोजीशन पर, मीन पोजीशन पर वापिस आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये वाइब्रेटरी सिस्टम जो है उसके ये मेन तीन एलिमेंट्स है, स्प्रिंग, मास और डैम्पर। ठीक है,
अभी देखते हैं कोजेस ऑफ वाइब्रेशन कि ये वाइब्रेशन होता क्यों है। पहला, ड्यू टू अनबैलेंस फोर्सेस एंड कपल्स इन मशीन पार्ट्स। तो जब मैंने आपको बैलेंसिंग समझाया था तब मैंने आपको बताया था कि अनबैलेंस फोर्स और कपल्स की वजह से मशीन पार्ट में वाइब्रेशन होता है। दूसरा, ड्यू टू एक्सटर्नल एक्साइटेशन फोर्स अप्लाइड ऑन सिस्टम, यानी कि किसी भी सिस्टम पर एक्सटर्नल एक्साइटेशन फोर्स लगे तो भी वाइब्रेशन होता है। ये चीज हमने यहां पर वाइब्रेटरी सिस्टम में समझी, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यू टू ड्राई फ्रिक्शन बिटवीन टू मैटिंग सरफेसेस, यानी कि दो सरफेसेस के बीच में अगर ड्राई फ्रिक्शन हो रहा है तो भी वाइब्रेशन होगा। नेक्स्ट, ड्यू टू विंड्स। तो देखिए विंड्स की वजह से जो टेलीफोन लाइंस है, इलेक्ट्रिसिटी लाइंस है, उसमें वाइब्रेशन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यू टू अर्थक्वेक्स। तो अर्थक्वेक्स की वजह से आपको पता है कि सिविल स्ट्रक्चर्स जो है जैसे कि है बिल्डिंग्स, डैम्स, उसमें वाइब्रेशन होता है, ठीक है। अभी देखते हैं मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग इफेक्ट ऑफ अनडिजायरेबल वाइब्रेशन, यानी कि जो वाइब्रेशन अनडिजायरेबल है उसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, उसकी मेथड्स। पहला, रिमूविंग अनबैलेंस फोर्स एंड कपल। तो यहां पर हमने देखा था कि अनबैलेंस फोर्स और कपल की वजह से मशीन पार्ट में वाइब्रेशन हो रहा है, तो इसे अगर हम रिमूव कर दे तो वाइब्रेशन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, प्लेसिंग मशीनरी ऑन वाइब्रेशन आइसोलेटर्स, यानी कि वाइब्रेशन आइसोलेटर पर हम मशीनरी को रख दे तो वहां पर भी वाइब्रेशन की जो इफेक्ट्स है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट, इफ नॉइज इज क्रिएटेड ड्यू टू वाइब्रेशन देन यूज साउंड प्रूफ स्क्रीन और ग्लास, यानी कि देखिए वाइब्रेशन जब होता है तो कभी कभी नॉइज भी प्रोड्यूस होता है, तो अगर ऐसा हो रहा है तो वहां पर हम साउंड प्रूफ स्क्रीन या ग्लास का यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, यूजिंग शॉक एब्जॉर्बर्स। तो इस तरीके से हम अनडिजायरेबल वाइब्रेशन की इफेक्ट्स को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ वाइब्रेशन। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, स्ट्रेस रिलीविंग इक्विपमेंट्स, वाइब्रेटिंग स्क्रीन्स, शेकर्स, कन्वेयर्स, ये सारे वाइब्रेशन के फिनोमिनन पर डिपेंडेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस ऑफ वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन की वजह से अनडिजायरेबल नॉइज होता है। दूसरा, वाइब्रेशन की वजह से मशीन पार्ट्स पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस लगता है, जिसकी वजह से कभी कभी असेंबल्ड पार्ट जो है वो लूज हो जाते हैं, ठीक है। और कभी कभी वाइब्रेशन की वजह से मशीन पार्ट का पार्शियल या कंप्लीट फेलियर भी हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से हम वाइब्रेशन को समझ सकते हैं। तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।